नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झक छोड़ देगी। सोचिए, एक ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी से विवाह के बाद बिना मिलन किए उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी को उसी ब्राह्मण से एक पुत्र प्राप्त होता है और यही पुत्र अपने पिता को बंदी बनाकर घर वापस लाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हुआ? तो जुड़ जाइए हमारे साथ और इस अद्भुत कहानी का आनंद उठाइए। कहानी इतनी दिलचस्प और मज़ेदार है कि आप इसे अंत तक सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में उज्ज्वल आपू नामक नगरी में रतनराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान और चतुर था। उसने शास्त्रार्थ में कई पंडितों और विद्वानों को हराया था, जिसके कारण वह वेदों और शास्त्रों का महान विद्वान पंडित माना जाने लगा। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। रतनराज का एक परम मित्र था जिसका नाम सत्यमूर्ति था। एक दिन सत्यमूर्ति रत्नराज के पास आया और एक सुझाव दिया। उसने कहा, रतनराज, तुम भाषण देने की कला में निपुण हो। तुम्हारा नाम दूर दूर तक मशहूर हो चुका है। क्यों ना हम दोनों देवपुरी चले और वहां जाकर कुछ नाम कमाएं। सत्यमूर्ति का सुझाव रतनराज को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मित्र, मैंने भी उस नगर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कहते हैं कि वह विद्वानों की नगरी है। वहां जाकर मैं भी वहां के बुद्धिमान और मशहूर लोगों की परीक्षा ले सकता हूं। अगले ही दिन दोनों मित्र देवपुरी के लिए निकल पड़े। चलते चलते जब वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने नदी किनारे एक स्त्री को बर्तन धोते हुए देखा। सत्यमूर्ति ने कहा, मित्र, चलो इस स्त्री के पास चलकर पूछते हैं कि यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान कहाँ है। रतनराज ने भी सहमति जताई। वे दोनों उस स्त्री के पास पहुंचे। सत्यमूर्ति ने उससे पूछा, हे देवी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो यह जानती हूं कि बतख इस समुद्र तट पर रहते हैं, मछली जल में और भोरे कमल पुष्प में, परंतु यात्री कहां ठहरते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। स्त्री का उत्तर सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सत्यमूर्ति बोला, कुछ समझे मित्र, यह स्त्री क्या कह रही है? इसे यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। रतनराज कुछ गुस्से भरे स्वर में कहने लगा, हमने तो इससे एक सीधा सा प्रश्न पूछा था और इसने मछली, बत्तख और भोरे की कहानी सुना दी। यह सीधे ढंग से भी तो मना कर सकती थी, परंतु छोड़ो। दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। दोनों मित्र चलते चलते एक बाग के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक युवती अमरूद के वृक्ष पर चढ़ी हुई थी और अमरूद तोड़ रही थी। सत्यमूर्ति ने रतनराज से कहा, क्या विचार है मित्र, इस स्त्री के पास चलकर कुछ अमरूद अपने लिए भी मांग लेते हैं। रतनराज ने कहा, क्यों नहीं, पके हुए अमरूद तो मुझे भी बहुत प्रिय है। कुछ ही देर में दोनों मित्र वृक्ष के नीचे पहुंचे। उन्होंने वृक्ष पर चढ़ी हुई युवती से कहा, हमें भी थोड़े से पके हुए अमरूद दे दो। युवती ने पूछा, कैसा अमरूद चाहिए, आप लोगों को ठंडा या गर्म? यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सत्यमूर्ति ने रतनराज को टोका और कहा, उत्तर दो ना भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रतनराज ने कहा, पहले कुछ गर्म अमरूद दे दो। युवती ने कुछ पके हुए अमरूद नीचे फेंक दिए। रतनराज और सत्यमूर्ति ने धूल में गिरे हुए अमरूद उठाए और फूंक मारकर उनकी धूल हटाने लगे। फिर वे अमरूद खाने लगे। जब दोनों अमरूद खा चुके तो वृक्ष पर चढ़ी हुई युवती ने उनसे पूछा, मैंने तुम दोनों को अमरूद पर फूंक मारते देखा था क्या? वे सचमुच में बहुत गर्म थे। तुम चाहते तो अपनी सांसें बचा सकते थे। युवती की बात सुनकर रतनराज और सत्यमूर्ति एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें युवती की चतुराई समझ में आ गई। पास में ही एक सरोवर था। वे चाहते तो उन अमरूद को जल में धोकर साफ करके खा सकते थे। इस प्रकार उन्हें ठंडे अमरूद खाने को मिलते। बात का अर्थ समझ में आते ही रत्नराज अपने आप पर लज्जित महसूस करने लगा। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। जब उसने बात का अर्थ समझा तो एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हो गई। रतनराज ने सत्यमूर्ति से कहा, सत्यमूर्ति, यह स्त्री अब तक मिली सभी लोगों में से सबसे अधिक बुद्धिमान है। मैंने निश्चय कर लिया है भाई, मैं तो इसी से विवाह करूंगा और फिर इसे सबक सिखाऊंगा। सत्यमूर्ति ने कहा, अच्छा ये बताओ कि उसने क्या अपराध किया है जो तो तुमने उसके लिए ऐसी कड़ी सजा सोच ली? उसने तो कोई अपराध भी नहीं किया मेरे दोस्त। तब रतनराज कहने लगा, उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेत में बात की। वह सीधे साधे ढंग से भी तो बता सकती थी कि पहले अमरूद को नदी में धो लो फिर उनका उपयोग करो। सत्यमूर्ति रतनराज से कहने लगा, मेरे भाई, बुद्धिमान लोग तो संकेत के द्वारा ही सारी बात समझा दिया करते हैं। यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वे कितना समझा। जो समझ गया वह बुद्धिमान, और जो ना समझा उसे तो मंद बुद्धि ही कहा जाएगा। रतनराज सत्यमूर्ति से कहने लगा, मित्र, तुम कुछ भी कहो, मैं यह अवश्य करके रहूंगा। मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा।
रतनराज ने जिद पकड़ ली। फिर सत्यमूर्ति ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, अब यह तो बताओ कि आगे क्या योजना है। रतनराज कहने लगा, ठहरने के स्थान का बाद में प्रबंध कर लेंगे। पहले तुम एक काम करो, इस युवती के घर का पता लगाओ। तुम स्त्री के पीछे पीछे जाकर उसके घर का पता मालूम करो। घर का पता चल गया तो मैं इससे विवाह करने का कोई ना कोई उपाय सोच लूंगा। सत्यमूर्ति ने कहा, ठीक है, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करना, मैं इस स्त्री का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। 1 घंटे के बाद सत्यमूर्ति वापस लौटा। उसने रतनराज के पास पहुंचकर उसे बताया, वह युवती एक ब्राह्मण की बेटी है। वे बड़े ही सज्जन लोग हैं, बड़ी ही अच्छी लड़की है। वह बहुत अमीर घर की लड़की है। उसके पिता भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उस रात दोनों ने एक सराय में बिताई। सुबह उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण किया और उस ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े। दोनों उस ब्राह्मण के घर के बाहर पहुंचे और उसके दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहां उन्होंने जोर जोर से वेदों के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर बाद उस युवती का पिता घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह रतनराज और सत्यमूर्ति के पास पहुंचा और उसने पूछा, महाशय, आप इस नगर के रहने वाले तो नहीं लगते, कहां से पधारे हैं? आप दोनों? रत्नराज ने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगरी से आए हैं। हमारे यहां आने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। तब उस युवती का पिता कहने लगा, मायापुरी, वह तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। इस पर रतनराज ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, कुछ विशेष कष्ट नहीं हुआ। इस बार सत्यमूर्ति ने उत्तर दिया, महाशय, कुछ प्राप्त करने के लिए तो कुछ त्याग और कष्ट उठाना ही पड़ता है। उनका उत्तर सुनकर वह प्रभावित हो गया। फिर युवती का पिता बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। दोनों बोले, जी कहिए। लड़की का पिता बोला, वर्षा काल का समय प्रारंभ हो चुका है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर में अतिथि बनकर व्यतीत करें। रत्नराज तो यही चाहता था, किंतु उसने लड़की के पिता पर यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक ही शर्त पर ठहर सकते हैं, और यह शर्त यह है कि 4 महीने बीतने पर हम जो वस्तु आपसे मांगेंगे वह आपको हमें देनी पड़ेगी। लड़की का पिता बोला, क्यों नहीं, अवश्य दूंगा। जो कुछ देने योग्य हुआ मैं उसे आपको भेंट स्वरूप अवश्य दे दूंगा। इस प्रकार रतनराज और सत्यमूर्ति उस लड़की के पिता के घर पर रहने लगे। दोनों कई बार लड़की के पिता और कन्या से मिले, किंतु बदले हुए वेश में वह कन्या उन्हें पहचान ना सकी। ब्राह्मण के घर में रहते हुए जब 4 महीने का समय बीत गया तो एक दिन रतनराज ने कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय बीत गया है। इस बीच आपने और आपकी कन्या ने हमारी बहुत सेवा सत्कार किया। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर लड़की के पिता का चेहरा उतर गया। जब वे दोनों विदा होने लगे तो रतनराज ने उस महाशय से कहा, महाशय, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। रतनराज ने निसंकोच बेटी के पिता से कहा तो बेटी के पिता ने उत्तर दिया, मैं समझ गया ब्राह्मण जी, मैंने तुम्हें मुंह मांगा, उपहार देने के लिए वचन दिया था, तुम मांगो, जो देने योग्य हुआ तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब रतनराज ने कहा, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। रतनराज ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी मांग प्रस्तुत कर दी। अब लड़की का पिता उसकी मांग सुनकर हैरान हो गया। कुछ पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया कि यह ब्राह्मण कुमार है और योग्य विद्वान भी, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी, इसकी मांग जायज भी है, उसे ठुकराना उचित नहीं। ऐसा सोचकर उसने रतनराज की मांग स्वीकार कर ली और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करा दिया। विवाह हो जाने के बाद जब पति पत्नी एकांत में मिले तो रतनराज ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे पहचाना? पत्नी बोली, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। रतनराज ने कहा, चलो मैं ही तुम्हें याद दिला देता हूं, मैं वही हूं जो ठंडा गर्म अमरूद वाला जिसे तुमने उस दिन मूर्ख बनाया था। रतनराज की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गंवार को थोड़ी देर लगती है। पत्नी के मुंह से अपने पति किए गए इस व्यंग्य को सुनकर रतनराज का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बोला, तुम स्वयं को बहुत विद्वान समझती हो ना? अब देखना, मैं देहाती गंवार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यही सोचती रह जाओगी। रतनराज की धमकी को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर किसी भी प्रकार का डर या उदासी के लक्षण प्रकट नहीं हुए। उल्टा वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है कि लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बच्चों के पिता बनकर। तब रतनराज ने कहा, अरे ओ मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? तुम एकदम मूर्ख और बड़बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे अपनी बात को पूरा कर पाती हो। इस वाद विवाद में दोनों पति पत्नी सो गए।
रात्रि के अंतिम पहर में रतनराज धीरे से उठा और जेब से अपनी अंगूठी निकाली, जिस पर उसका नाम और शहर का नाम खुदा था। उसने धीरे से अपनी पत्नी की उंगली में वह अंगूठी पहना दी, यह सोचकर कि मेरा अपमान करने का उसे हमेशा अफसोस रहे। फिर वह दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना के अनुसार सत्यमूर्ति वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों तेजी से उज्ज्वलपुर की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब रतनराज की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में भी उसकी तलाश की, लेकिन जब वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है, वह उसे छोड़कर चला गया है। तब वह बेचैन होकर अपना माथा पकड़कर बैठ गई और विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। अचानक उसकी निगाह अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी पर रत्नराज का नाम और उसके शहर का नाम खुदा हुआ था। इसे देखकर उसके मन में विचार आया, अवश्य ही यह अपने नगर को ही गए होंगे। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसी कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में हाँ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।